गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिज़नेस जो है उसका इंट्रो का पार्ट जो है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इंटरनेशनल बिज़नेस क्या होता है, देन टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेन चीज़ें हैं इसमें हम वो देखेंगे, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है होता क्या है? सीधी सी बात है, बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि अपने नीड के लिए आदमी करता है। तब अब उसी तरह से अगर वो बियॉन्ड द नेशन बाउंड्रीज होने लगे तो वो इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मींस कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। नेशन के बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके जो भी बिजनेस होते हैं वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ट्रांजैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड international production in the form of physical goods or provision of services like banking, finance, health, insurance, construction. in simple, in a nutshell अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है जो भी बियॉन्ड द नेशन बाउंड्री जाके हम करते हैं वो मेरा इंटरनेशनल, वो बिजनेस मेरा इंटरनेशनल हो जाता है। ठीक, तब यहाँ पे दो चीज़ें मेजरली आती है, एक आता है मेरा इंपोर्ट, एक आता है मेरा एक्सपोर्ट। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ, इंपोर्ट मतलब होता है अगर मैं सामान खरीद रहा हूँ बाहर से, विदेश से मैं सामान खरीदता हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब मैं सामान बेचता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हम लोग खरीदना बेचना ही कर रहे हैं, जो बिजनेस पे हम लोग बेसिकली करते हैं। यहाँ भी हम खरीदना बेचना ही कर रहे हैं। अगर मैं खरीदता हूँ वो इंपोर्ट हुआ, मैं बेचता हूँ वो एक्सपोर्ट हुआ। बस यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस से अंतर क्या आ गया कि मैं दूसरे देश से खरीदूंगा वो इंपोर्ट हो जाएगा, अपने देश से जो बेचूंगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट, आप खुद बताइए, जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो क्या मेरा फॉरेन रिजर्व कम नहीं होगा? होगा ना। डेट्स वाई मेरा फॉरेन रिजर्व कम होगा और एक्सपोर्ट करने में मेरा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। जब मैं खरीदूंगा तो भाई मेरा पैसा ख़त्म होगा और जब मैं बेचूंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व बना के रखे। क्यों? क्योंकि जितना फॉरेन रिजर्व हमारे पास होगा उसी हिसाब से मेरे कंट्री की रैंकिंग डिसाइड की जाएगी, मेरे कंट्री की कितनी अच्छी पोजीशन है वो डिसाइड होगी। ये शो करेगा कि मेरे कंट्री की कंडीशन कितनी अच्छी है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम लोग क्या करें, इंपोर्ट को रोकें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवर इंपोर्ट्स एंड वी हैव टू प्रमोट आवर एक्सपोर्ट्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, हम बैरियर्स लगाते हैं, और प्रमोट करने के लिए हम क्या देंगे? भाई बढ़ावा देना है तो मैं इंसेंटिव दूंगा, सब्सिडीज दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बैरियर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो तरह के बैरियर्स है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या हुआ? जो बैरियर्स प्राइस पे इम्पैक्ट डाले। किस पे इम्पैक्ट डालें? प्राइस पे। और नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या हुआ? जो बैरियर्स हमारे क्वांटिटी पर इम्पैक्ट डालें। ओके, चलिए, और इंसेंटिव की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए हम MEIS एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के लिए SEIS। ये हम लोग आगे जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम उसको रीड करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों को डीप नहीं जाना, हमको टू द पॉइंट बस देखना है व्हाट इट इज़ इन दी टैरिफ। बस टैरिफ क्यों है, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये हमको जानना है। एग्जाम इसी से आता है। हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं देना, हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। हमेशा ध्यान रखिए माइंड में अपने। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं टैरिफ बैरियर्स की। टैरिफ बैरियर्स में हो गए दो तरह के बैरियर्स, एक एक्सपोर्ट बैरियर, एक हो गए इंपोर्ट बैरियर। अगर एक्सपोर्ट बैरियर की मैं बात करूं, एक्सपोर्ट बैरियर वो कंट्री लगाती है जो कंट्री सामान को बना रही है। जो कंट्री सामान को बना रही है वो लगाती है क्या?
एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर मैं अपने इंडिया में सामान बना के भेज रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ऊपर बताया कि भाई हम एक्सपोर्ट को वो करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, इंसेंटिव मिलता है। हाँ बेटा सही बोला आपने, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्यों लगा रहा हूँ, कारण समझिएगा। क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टैक्स लेवाइड बाय द कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑन अ कमोडिटी डेजिग्नेटेड फॉर यूज इन अदर कंट्रीज। पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो ऑरिजिन कंट्री हुई, जो भी उसकी प्रोडक्ट का ऑरिजिन कंट्री होगी वही टैक्स लगाएगी। ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ फिनिश गुड्स डू नॉट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। बहुत ज़्यादा फिनिश गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, लग किस पे रही है, हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे। और क्यों लग रही है, ताकि हम उसको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कंजर्व कर सकें। दैट्स वाई वी आर इम्पोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ओके, अब इंडिया में बात करें तो कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगाता है, ऑयल सीड्स पे, तिलहन बोलते हैं, कॉफ़ी एंड अनियन, प्याज पर। ओके, आगे चलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी पे। इंपोर्ट ड्यूटी का सीधा मतलब ये हुआ, ये वो कंट्री लगाती है जिस कंट्री में मेरा सामान पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया से सामान भेजा तो मैं लगाऊंगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, और यूएसए में सामान पहुंचा तो यूएसए मेरे सामान पर लगाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी के लिए क्यों लगाएगी भाई, वो पहला उसका जो होता है मोटो होता है इससे रेवेन्यू अर्न करना। फर्स्ट मोटो इज टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड क्या होता है, प्रोटेक्ट करना अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, डोमेस्टिक कंट्री के इंडस्ट्रीज को। भाई आपने कहा भाई ये सर समझ नहीं आया, देखो सिंपली बोलते हैं, अगर भाई मेरा सामान ज़्यादा सस्ते दाम पर चला गया जैसे कि मान लो यूएसए में, तो यूएसए की जो वहाँ की जो देसी इंडस्ट्रीज़ होंगी उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब लोग तो वही खरीदने लगेंगे। इसी वजह से यूएसए इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो अपने डोमेस्टिक कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सके जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, की योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ हमारी जो आती है वो क्या आती है, स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, इन अ वन लाइन, टैक्स लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बेसिस पे जब मैं क्या लगाता हूँ, टैक्स लगाता हूँ। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि एवरी बैरल ऑफ अ ऑयल वी विल इम्पोज सम इम्पोर्ट ड्यूटी। ओके, मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उस पे बेस्ड होता है कि हम कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने एग्जांपल मेंशन किया हुआ है कि एवरी बैरल, ऑयल के हर बैरल पे, मतलब कि हर बैरल पे हम इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड वैलोरम ड्यूटी का बस इतना मतलब यहाँ पे होता है कि ये वैल्यू पे लगती है, कितना उसका मूल्य है उस आधार पे यहाँ पे हम टैक्स या उसकी हमारी ड्यूटी लगाते हैं। ओके, चलिए, और कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी का सीधा यहाँ मतलब हुआ कि जब हम क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों को देखते हुए, दोनों के बेसिस पे, मतलब कि ऊपर के दोनों ड्यूटीज़ को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कंबाइंड और कंपाउंड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर कैसे लगाएंगे भाई। पर्पस के आधार पर भी हमारे पास दो तरीके के हैं। फर्स्ट रेवेन्यू टैरिफ, सेकंड प्रोटेक्टिव टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ का सिर्फ और सिर्फ एम होता है रेवेन्यू अर्न करना। तो गवर्नमेंट जो है सब्सटेंशियल रेवेन्यू अर्न करना चाहती है किस पे, इंपोर्टेड जो गुड्स आ रहे हैं उस पे। बट ये बहुत ज़्यादा वो उसको ना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, रोकती नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मोटो होता है, ये अक्सर उन सामानों पर लगती हैं, ये अक्सर उन सामान पर लगते हैं जो सामान जो है मास कंजम्पशन, जिसका हम लोग मास कंजम्पशन कर रहे हैं और इसकी रेट बड़ा लो रहता है। ठीक, मैंने क्या बोला, रेवेन्यू अर्न करना गवर्नमेंट काम होता है
जिसका जिस भी प्रोडक्ट का मास कंजम्पशन हो रहा है उस पर लगता है, उसका रेट बहुत लो होता है। नाउ कम टू द प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ बाय नेम इट स्टेट्स कि भाई हमें किसी की रक्षा करने के लिए, किसी की सुरक्षा करने के लिए, हम प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसीलिए टैरिफ का रेट बड़ा हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? ताकि हम अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज़ को बाहर से आने वाले इंपोर्ट प्रोडक्ट से बचा सकें। ठीक है, नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, सिंपल मैं बोलता हूँ। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ पे हम लोग फ़ोन्स यूज़ करते, तो हम लोग ज़्यादातर लोग चाइना का फ़ोन क्यों यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं? सस्ता है, अच्छा मिल जाता है। लेकिन इससे हमारे डोमेस्टिक जो मेरे डोमेस्टिक मेरे मोबाइल के प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे? उनके आने वाले मोबाइल प्रोडक्ट जो यहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर ज़्यादा लगा देगी रेट, ताकि डोमेस्टिक जो मोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचा सके, उनको सेव कर सके बाहर के आने वाले प्रोडक्ट से, ताकि वो अभी अपना मार्केट अच्छे से चला सके। ठीक है, चलिए अब प्रोटेक्टिव के अंदर ही दो आता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। सिंपल बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का पहले डंपिंग समझ लेते हैं। डंपिंग का बस इतना मतलब होता है जब एक कंट्री, एक तरह की कॉमर्शियल प्रैक्टिस होती है जिसमें कि क्या करते हैं ना हम लोग, एक कंट्री ना फॉरेन मार्केट में जाके अपने गुड्स को क्या करती है, बिलो द प्राइस, जो उसका एक प्राइस है उससे भी नीचे सेल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसे हम डंपिंग बोलते हैं। उस एरिया को मतलब क्या करना क्या चाहती है, डंपिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ डंप करना चाहती है। एक तरह से क्या वहाँ का मार्केट जो है उसको क्या करना चाहती हैं, उसको कैप्चर करना चाहती है, तो कैप्चर द फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सरकार अपने डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्रीज उसको बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देती है, ताकि भाई कोई ऐसी कमर्शियल प्रैक्टिसेस ना कर सके। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ का सिर्फ इतना मतलब होता है कि एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मैंने इंडिया से कार को एक्सपोर्ट किया। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा मिलता है ना, सब्सिडीज़ मिलती है, इंसेंटिव मिलता है। तो सरकार ने क्या कहा कि चलो भाई तुमको इतना टैक्स देना है, मैं तुमको छूट दे रहा हूँ, मैं सब्सिडी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं तुम्हें 10 लाख की चीज़ तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ से मान लो तुम कार यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं तुमको उस पर 1 लाख का सब्सिडी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि भाई इससे प्रमोट होगा एक्सपोर्ट। हमने कहा मैं तो खुश हो गया। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर जब वो पहुंची कहाँ, यूएसए ने कहा भाई कितना तुमको सब्सिडी मिली? मैंने कहा सर 1 लाख रुपए मिली थी सब्सिडी। कहा कोई बात नहीं, हम तुमको जो वहाँ सब्सिडी मिली, तुम्हारा वहाँ जो बचत हुआ था, मैं यहाँ दोबारा तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर देता हूँ। मतलब कि जो भी मुझे सब्सिडी अपने कंट्री में मिली थी उसको नलीफाई कर देते हैं। जो भी बेनिफिट मुझे अपनी कंपनी में ऑफर हुआ था, कंट्री में ऑफर हुआ था, उसको नलीफाई कर देता है ये ड्यूटी। रीड करते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। सच ड्यूटीज आर सिमिलर टू एंटी डंपिंग ड्यूटीज बट आर नॉट टू सो सॉ। ये उसी की तरह पर पूरी तरीके से नहीं। अब कैसे उसकी तरह पूरी तरीके से नहीं है, देखिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड। ये इम्पोज की जाती है। क्यों इम्पोज की जाती है? टू नलीफाई द बेनिफिट्स ऑफर्ड। नलीफाई करने के लिए, जो भी आपको बेनिफिट ऑफर हुए हैं, उसको नलीफाई करने के लिए थ्रू कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। ये सबसे लास्ट टाइप है टैरिफ बैरियर का। एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, सिंगल कॉलम मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है एक रेट डिसाइड करते हैं, वही सारी कंट्रीज पे इम्पोज कर देते हैं कि भाई जो भी आप लोग भेजेंगे सबके लिए भाई मैंने एक रेट तय कर दिया, यही रेट इम्पोज होगा जितने लोग भी सामान भेजेंगे, मतलब एक ही रेट यहाँ पे होगा। हमने कहा ठीक है। अब डबल कॉलम टैरिफ की बात करते हैं। तो डबल कॉलम टैरिफ भी सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 रेट डिसाइड किए जाते हैं। एक नहीं, ऊपर वाले में 1 किया जा रहा था, अब 2 किए जा रहे हैं। तो 2 करने का मतलब क्या हुआ, एक रेट
लोअर होगा, एक रेट हायर होगा। अब आप कहेंगे लोअर किसको, हायर किसको? सिंपल कि भाई जैसे आपका दोस्त होता है उसके लिए आप करते हो ना, उसके लिए आप फेवर करते हो ना, जो आपका दोस्त है उसके लिए फेवर करते हो, जो बाकी लोगों के लिए थोड़े करने जाते हो। तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ करते हैं कि जो मेरी फ्रेंड कंट्री होगी, मुझे फ्रेंडली कंट्री होगी, मेरी फेवर्ड कंट्रीज होंगी, मैं उनके साथ उनके ऊपर लो रेट इम्पोज करूँगा, और जो मेरी और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्रीज होंगी उनके ऊपर हाई रेट इम्पोज करूँगा। जिनके साथ मेरा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा उनके ऊपर मैं लो रेट इम्पोज करूँगा, और जिनके साथ हाई रेट होगा उनके ऊपर, जिनके साथ मेरा नहीं होगा बायलेटरल एग्रीमेंट उनके ऊपर हाई रेट इम्पोज करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमने, अंडर दिस सिस्टम 2 रेट्स ऑफ ड्यूटी आर फिक्स। देखे 2 रेट्स ड्यूटी फिक्स हुई ऑन ऑल और सम कमोडिटीज, ऑन ऑल और सम कमोडिटी। ठीक, लोअर रेट, अब देखो लोअर रेट इज मेड एप्लीकेबल टू अ फ्रेंडली कंट्री। देखा फ्रेंडली कंट्री पे लोअर रेट एप्लीकेबल हो गया, और टू अ कंट्री, और किसके साथ, जिसके साथ मेरा विच द इम्पोर्टिंग हैज अ बायलेटरल एग्रीमेंट, जिसके साथ मेरा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। और हायर रेट किस पे इम्पोज होगा, ऑल दी अदर कंट्रीज। ओके है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आप लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की। नॉन टैरिफ बैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या मैंने बताया था भाई, टैरिफ बैरियर जो होता है प्राइस पे इम्पैक्ट डालता है, नॉन टैरिफ बैरियर जो किस पे इम्पैक्ट डालता है, क्वांटिटी पे इम्पैक्ट डालता है। अब भाई क्वांटिटी पे इम्पैक्ट डालता है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटा सिस्टम की। इसमें कितने हैं हमारे, कोटा है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट लेबलिंग है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट है, काउंसिलर फॉर्मेलिटीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। ओके, चलिए अब मेरा क्या है, कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का सिंपल मतलब होता है एक कोटा फिक्स कर दिया कि भाई देखिए इससे ज़्यादा चाहे जो हो जाएगा हम सामान नहीं मंगवाएंगे तुमसे। अगर मैंने फिक्स कर दिया कि एक डेफिनेट पीरियड के अंदर आपके यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1000 टन ऑफ स्टील ही आएगा, तो 1000 टन ऑफ स्टील ही आएगा, उसके ऊपर 1 ग्राम स्टील इंपोर्ट नहीं करेंगे हम। ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ अ कम्युनिटी। एडवांस से फिक्स कर देती है क्या, इंपोर्ट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी दैट वुड बी अलाउड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। वही गिवन पीरियड के अंदर जो है हम लोग उतनी ही क्वांटिटी आपसे इंपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में सिंपल है, कई जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो इम्पोज जो भी वो क्या करती हैं, इम्पोज कर देती है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की। भाई आपके यहाँ से जो भी सामान आ रहा है उसका ये स्टैंडर्ड रहना चाहिए, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो मैं आपके यहाँ सामान इंपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मस्ट कन्फर्म टू फार्मासोपिया स्टैंडर्ड। मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो भी यहाँ पे आएंगे उसमें फार्मासोपिया स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अदरवाइज अगर ये स्टैंडर्ड्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में नहीं हुआ हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का सिंपल मीन ये होता है कि हम अपने कंट्री पे एक क्लॉज लगा देते हैं कि भाई अब आप जो भी आपको सामान चाहिए, जैसे कि मान लीजिए टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स अभी तक स्टील जो है बाहर से मंगवा रहे थे अपनी इंडस्ट्री के लिए, कुछ अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमको जो अपने यहाँ का जो है बढ़ाना है, हमारे लोगों को जब हमको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको हमें डेवलप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट एक क्लॉज लगा देंगे, बाय नेशन गुड्स ऐसा क्लॉज लगा देंगे कि भाई आपको जो भी चाहिए वो आप यहीं से लीजिए, बाहर से आप मत लीजिए। गवर्नमेंट इम्पोज डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम ये
रिक्वायरमेंट लगा देते हैं कि भाई आपको अगर बिज़नेस सही से करना है तो भाई आप यहीं से करिए, अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो हम अलग अलग तरीके से आपके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। ठीक है, प्रोडक्ट लेबलिंग की बात करते हैं। सिंपल है, लेबलिंग सब लोग आप जानते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर उसी को हम लोग प्रोडक्ट लेबलिंग बोलते हैं। तो प्रोडक्ट लेबलिंग का सिंपल मीन यहाँ पे इसको इसलिए यूज़ किया गया है कि कंट्रीज़ जो होती हैं इंपोर्ट के टाइम पे भी प्रोडक्ट लेबलिंग वाला एक बैरियर है, लगा देती है। क्यों, क्या बोल देती है इसमें कि भाई आपके यहाँ से जो सामान आएगा ना उस पर ये एक स्पेसिफाइड चीज़ जो है, एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो मेंशन होनी चाहिए लेबल पे। इफ़ दैट स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक थिंग इज़ नॉट मेंशन्ड ऑन द लेबल then I will reject your product. I will not accept your product. ठीक है, मैं आपके यहाँ से आने वाली चीज़ों को रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो स्पेसिफिक चीज़ बोली आपने वो लेबल नहीं की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं, ईयू ने ये बोल दिया कि भाई आप जो भी मेरे यहाँ सामान भेज रहे हैं ना वो उस पर लेबल पे एक ऐसी लैंग्वेज भी मेंशन रहनी चाहिए जो कि यहाँ ईयू में बोली जाती है, जो ईयू में मेजर लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज में ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं आपका प्रोडक्ट नहीं एक्सेप्ट करूँगा। ओके, चलिए ठीक है, चलते हैं। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की मतलब पैकेजिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई देखिए मैं भी आपसे एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि भाई अगर आपने अपना प्रोडक्ट भेजना है तो भाई यही पैकेजिंग होनी चाहिए। अगर ये पैकेजिंग नहीं करते हैं मैं नहीं लेने वाला आपका प्रोडक्ट, मैं नहीं लेने वाला आपका प्रोडक्ट। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो क्या चीज़ चाहिए आपको। तो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में कि भाई यूएसए मान लीजिए कोई सामान मंगा रहा है तो उसने कहा कि जो भी आप सामान भेज रहे हैं वो रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मटेरियल में होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मटेरियल में नहीं हो, क्योंकि भाई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग ऐसे रिक्वायरमेंट लगा देते हैं। जैसे कि रिसाइकलिंग पैकेजिंग मटेरियल कम यहाँ यूज़ करने का सेंस यहाँ पे हुआ कि भाई मेरा एनवायरनमेंट सेफ होगा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एक हम स्टैंडर्ड आपके ऊपर सेट कर रहे हैं, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट एक सेट कर रहे हैं। ये पैकेजिंग रिक्वायरमेंट रहेगी तभी मैं आपसे सामान मंगवाऊँगा, नहीं तो नहीं मंगवाऊँगा। ये भी एक तरह से हमारा क्या हुआ, रोकने का तरीका हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलर फॉर्मेलिटीज़ की। काउंसलर फॉर्मेलिटीज़ का सिंपल ये मतलब होता है कि जैसे कि किसी को अपना सामान हमारे यहाँ भेजना है, जैसे कि यूएसए को अपना सामान मेरे यहाँ भेजना है, मेरे यहाँ उसको एक्सपोर्ट करना है, मेरे यहाँ इंपोर्ट होगा। जब वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। वो फॉर्मेलिटीज़ कहाँ से पूरी होंगी, जो मेरी इंडिया की एम्बेसी यूएसए में बेस्ड है वहाँ के थ्रू वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। इसको भी बस यहाँ पे लगाने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम बस उसको रोक लें, किसी तरह से डिले कर सके इंपोर्ट को। इसीलिए एक तरह की मतलब कि कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ बना दी गई हैं, लगा दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बस यही है कि भाई जिस भी कंट्री से हमारे साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, उसको पहले ही एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके पास उस इंपोर्ट को पे करने के लिए आपके पास एडिक्वेट अमाउंट है, एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज है कि आप उसमें डील कर सकें। लास्ट एक है हमारा अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये सब भी चीज़ें होती हैं, इस वजह से भी हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होते हैं, एम्बागोस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से भी हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी हो गई कि भाई अगर आपका ऐसा नहीं रहा तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं रहा तो हम नहीं लेंगे, ये स्टैंडर्ड्स आपके फुलफिल नहीं हुए तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एम्बागो एंड ब्लॉकेट। एम्बागो का सिंपल मीन होता है कि जब हम प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देते फॉर द नेशन इंटरेस्ट, नेशन के इंटरेस्ट के हम सारे प्रोडक्ट्स को, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जितने भी उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब नेशन के इंटरेस्ट में, तो उसको एम्बागो बोलते हैं। और ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही क्या कर देते हैं, हम दोनों को बैन कर देते हैं ड्यू टू वॉर। व्हेन वी
बैन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यू टू वॉर इज कॉल्ड ब्लॉकेड। ठीक, तो इससे हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, बेसिकली हमारा टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, ये पहले तो ये पूछता था कि टैरिफ बैरियर कौन सा है, नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है। सेकंड में बात करूँ तो पूछ लेता है भाई आप बताइए, अब मैं ही पूछता हूँ आपसे कि आपके हिसाब से दोनों में डेंजरस कौन है, बताइए डेंजरस कौन है। मैं बता देता हूँ डेंजरस का यहाँ पे मतलब ये हुआ भाई, प्राइस अगर आप किसी चीज़ पे लगा रहे हैं तो प्राइस पे इम्पैक्ट डाल रहा है तो ठीक है, लेकिन क्वांटिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है कोई बैरियर तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं महंगे से महंगा भी मंगवा लूँगा। भाई मुझे ज़रूरत है इंपोर्ट कराने की कोई चीज़, मेरे को कोई मेडिसिन या कुछ मंगवाना है, अगर वो 10,000 का भी मिलेगा जो कि उसका नॉर्मल रेट 5,000 था, मंगवा लूँगा। क्यों? क्योंकि मंगवा सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर नॉन टैरिफ बैरियर है तो डेंजरस क्यों मैंने बोला उसको, ये क्वांटिटी पर लगता है। आप कितना भी पे कर लीजिए, एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप एक डेफिनेट पीरियड के अंदर उसको नहीं मंगवा सकते हैं। इसी वजह से इसको डेंजरस बोला गया है कि भाई आप चाह के भी उसका इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी सेट कि ये डेंजरस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्टली हमारे ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। इससे हम बेसिकली क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से कौन सा ड्राइवर्स हैं, कौन से ड्राइवर्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस नहीं किया है, मैंने पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। एंड इन अ नटशेल मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ ग्लोबलाइजेशन का। पहले मैं ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताने से पहले ग्लोबलाइजेशन बता देता हूँ। इन सिंपल वर्ड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अपनी इकॉनमी को इंटरनेशनल मतलब कि वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करना, अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी और कंट्रीज़ की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करने को ही हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर्स की अगर हम बात करें, ड्राइवर मतलब क्या होता है, चालक। मतलब भाई चलाएगा कौन ग्लोबलाइजेशन हो, अभी किस वजह से चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट फॉर द ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनल इंटीग्रेशन। रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग ट्रेड ग्रुप बना लेंगे, जैसे कि आसियान है, साफ्टा है, नाफ्टा है, ये लोगों ने क्या किया, अलग अलग ट्रेड ग्रुप्स बना लिए। इससे इनका क्या फ़ायदा हो रहा है भाई, इससे इनका बस इतना ही फ़ायदा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, आपस में ट्रेड बहुत ही ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, स्मूथली कर पाते हैं। डेक्लाइन ट्रेड बैरियर्स, धीरे धीरे करके ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। भाई अगर आप नहीं हटाएंगे तो कैसे होगा, है ना। जैसे पहले हमारा फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो फेरा था और फिर आया फेमा। ठीक है, तो भाई अगर सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि पहले क्या था, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। जैसे 1991 से पहले की बात करें, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, बहुत ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। भाई कोई आना ही नहीं चाह रहा था हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ का बढ़ेगा कैसे, हमारी इकॉनमी डेवलप कैसे करेगी जब तक हम लोग जो है बाहर से हमारे यहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करने आएंगे, ट्रेड में इतने बैरियर्स लगे रहेंगे। तो जब LPG आई तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी लिबरलाइज हो गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइज हो गई, सही हो गई, स्मूथ हो गई, तो लोग आने लगे, तो हमारी कंडीशन ठीक होने लगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेक्लाइन इन्वेस्टमेंट बैरियर। इन्वेस्टमेंट बैरियर जितने भी हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैरियर्स लगे हुए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करें। जैसे कि FDI में अगर हमने कोई बैरियर लगा रखा है कि नहीं भाई आप इतना % ही कर सकते हैं या आप इतना % ही कर सकते हैं, भाई उन बैरियर्स को जो है हम लोग जो है थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल, भाई डिफेंस में कितना है, डिफेंस में 100% जो है, कैप तो 100% का है, पर बियॉन्ड 49% क्या करना पड़ता है, बियॉन्ड 49% परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस तरह की जो भी हमारी बैरियर्स है ना, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं, उसको भी रिड्यूस करने की बात करनी है। ठीक है, ग्रोथ इन FDI, यही बात मेरी आ गई कि भाई दोबारा से कि FDI जो है हमारा, उसको जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, जितना उसमें ग्रोथ होगा FDI में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन से, यहाँ ग्लोबलाइजेशन उतना ही अच्छे से होगा। देन स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी। स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहे हैं, ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, देन चेंजिंग वर्ल्ड GDP एंड वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेंड। वर्ल्ड GDP एंड वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेंड्स भी अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
एंड नाउ लास्टली ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि भाई जो अलग अलग, पहले क्या होता था सिर्फ एक नेशन में ही कंट्री में अपनी कंपनी चलाते थे, लेकिन अब हम लोग करते हैं मल्टी नेशन, अलग अलग नेशन में जाके अपनी कंपनीज को चला रहे हैं। तो इससे हमारे ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने में, हमारे ग्लोबलाइजेशन को आगे चलने में कंट्रीब्यूट करता है। सो थैंक यू फॉर द टुडे।